आज हम भाषा विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा की विशेषताएं क्या है और भाषा की प्रकृति क्या है। सबसे पहले भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को पैतृक संपत्ति की भांति अनायास ही प्राप्त होती है, किंतु यथार्थतः ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को 1-2 वर्ष की अवस्था से फ्रांस में पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी आदि न समझ या बोल सकेगा और फ्रेंच ही उसकी भाषा या मातृभाषा होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो भारतीय लड़का भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना किसी प्रयास के हिंदी समझ और बोल लेता। कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ के अस्पताल में लगभग 12 वर्ष का एक लड़का लाया गया था जो मनुष्य की तरह कुछ भी नहीं बोल पाता था। खोज करने पर पता चला कि उसे कोई भेड़िया बहुत पहले उठा ले गया था और तब से उसे उसी भेड़िए के साथ रहना पड़ा। उसमें उसकी सभी आदतें भेड़िए जैसी थी। उसके मुंह से निःसृत ध्वनि भी भेड़िए से ही मिलती जुलती थी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति होती तो वह अवश्य मनुष्य की तरह बोलता होता, क्योंकि वह गूंगा नहीं था। भाषा अर्जित संपत्ति है। ऊपर के दोनों उदाहरणों से हम देख चुके हैं कि अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से मनुष्य भाषा सीखता है। भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसलिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंच का वातावरण रहता है। इसी प्रकार भेड़िए का साथी लड़का एक और वातावरण के अभाव में मनुष्य की कोई भाषा नहीं सीख सका और दूसरी ओर भेड़िए के साथ रहने से वह उसी की ध्वनि का कुछ रूपों में अर्जन कर सका। अतएव यह स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है और इसलिए यह पैतृक न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा अद्यतन सामाजिक वस्तु है। ऊपर हम भाषा को अर्जित संपत्ति कह चुके हैं। प्रश्न यह है कि व्यक्ति इस संपत्ति का अर्जन कहाँ से करता है। इसका एकमात्र उत्तर है समाज से। इतना ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से संबंधित है। उसका विकास समाज से ही होता है और इसीलिए यह एक सामाजिक संस्था है। यूँ अकेले में हम भाषा के सहारे सोचते अवश्य हैं, किंतु वह भाषा इस सामान्य मुखर भाषा से भिन्न है जिसकी बात की जा रही है। चौथा बिंदु, भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा से चली आ रही है। व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन आदि तो कर सकता है, किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। सांकेतिक या गुप्त आदि भाषाओं की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यदि कोई उसका जनक और जननी है तो समाज और परंपरा। पांचवा बिंदु है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ऊपर की बातों में भाषा के अर्जित एक समाज सापेक्ष होने की बात हम कह चुके हैं। यहाँ अर्जन की विधि के संबंध में इतना और कहना है कि भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ दूध कहती है, वह सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। वह भाषा के सीखने में भी उसी
गुण का उपयोग करता है। छठा बिंदु भाषा की विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं भाषा चिर परिवर्तनशील है। यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा को कहना चाहिए, उसका लिखित रूप तो उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछे पीछे चलता है। ये मौखिक भाषा स्वयं अनुकरण पर आधारित है, अतः दो आदमियों की भाषा बिल्कुल एक सी नहीं होती। अनुकरण प्रिय प्राणी होने पर भी मनुष्य अनुकरण की कला में पूर्ण नहीं होता। अनुकरण का पूर्ण या ठीक न होना कई बातों पर निर्भर करता है। ऊपर हम कह चुके हैं कि भाषा के दो आधार हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। परिवर्तन में दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सर्वदा ठीक वैसी ही नहीं रहती जैसी उसकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ विभिन्नता का आ जाना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि अनुकरण करना। ये साधारण और छोटी छोटी विभिन्नताएं ही भाषा में परिवर्तन उपस्थित किया करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभाव से भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार भाषा प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। भाषा की विशेषता का सातवां गुण है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं। जो वस्तु बनाकर पूर्ण हो जाती है उसका अंतिम स्वरूप होता है, पर भाषा के विषय में ये बात नहीं है, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अमुक रूप अंतिम है। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा अर्थ जीवित भाषा से है। मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य ही अंतिम होता है, पर जीवित भाषा में यह बात नहीं है। जैसा कि अन्य सभी के लिए सत्य है, भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और अस्थैर्य ही उसके जीवन का द्योतक है। पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है या मृत्यु ही पूर्णता या स्थिरता है। आठवीं विशेषता, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। सीमा के भीतर ही उस भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उस सीमा के बाहर उसका स्वरूप थोड़ा या अधिक परिवर्तित होता है और उस सीमा के बाहर किसी पूर्णतः भिन्न भाषा की सीमा शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम ये और कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। भौगोलिक सीमा की तरह भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है, अर्थात प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित काल से प्रारंभ होकर इतिहास के किसी निश्चित काल तक व्यावृत होती है तथा वह भाषा अपने काल की परवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मोटे रूप से प्राकृत भाषा का काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। इस कड़ी में इसके पूर्व पाली भाषा थी तथा इसके बाद अपभ्रंश, और ये दोनों भाषाएं पाली तथा अपभ्रंश प्राकृत से भिन्न है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो भाषाओं का ढांचा पूर्णतः एक नहीं होता। उनमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि में किसी भी एक स्तर पर या एक से अधिक स्तरों पर संरचना या ढांचे में अंतर अवश्य होता है। यही अंतर उनकी अलग या स्वतंत्र सत्ता का कारण बनता है। भाषा की एक अन्य विशेषता
भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। यूँ भी इसके लिए सीधा तर्क हमारे पास है कि मनुष्य का एक जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। इसी कम प्रयास में वह सतेंद्र को सतेंद्र और फिर सतेन कहने लगता है, और ऐसी अवस्था आ जाती है जब केवल सती कहकर ही काम चलाना चाहता है। यह उदाहरण ध्वनि से संबंधित है, किंतु व्याकरण के रूपों में भी यही बात है। पुरानी भाषाओं में, ग्रीक, संस्कृत आदि में रूपों और अपवादों का बाहुल्य है, किंतु आधुनिक भाषाओं में रूप कम हो गए, साथ ही नियम बढ़ गए हैं, अपवाद कम हो गए हैं और आगे भी कम होते जा रहे हैं। भाषा पानी की धारा है जो स्वभावतः ऊंचाई से नीचे की ओर जाती है। भाषा का एक अन्य गुण, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर गमन करती है। भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि आरंभ में भाषा स्थूल थी, सूक्ष्म भावों के लिए, विचारों को गहराई से व्यक्त करने के लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें नहीं थी, परंतु धीरे धीरे उसने इसकी प्राप्ति की। इसी प्रकार दिन पर दिन भाषा में विकास होता रहा और वह अप्रौढ़ से प्रौढ़ और प्रौढ़ से प्रौढ़तर होती जा रही है। ये एक सामान्य सिद्धांत तो है ही, किंतु प्रयोग पर भी निर्भर करता है। आज की हिंदी की तुलना में कल की हिंदी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी, किंतु संस्कृत की तुलना में आज की हिंदी को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त होकर अभी तक हिंदी विकसित नहीं हुई जिनमें संस्कृत हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी है। भाषा का एक और गुण, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। पहले लोगों का विचार था कि भाषा वियोग से संयोग की ओर जाती है। कुछ लोगों का यह भी मत रहा कि बारी बारी से भाषाओं की जिंदगी दोनों स्थितियों से गुजरती है, किंतु अब ये मत प्राय भ्रामक सिद्ध हो चुके हैं। नवीन मत के अनुसार भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है मिली होने की स्थिति, जैसे रामः गच्छति, तथा वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, जैसे राम जाता है। संस्कृत में केवल गच्छति संयुक्त रूप से काम चल जाता था, पर हिंदी में जाता है वियुक्त रूप का प्रयोग करना पड़ता है। और भाषा के गुण की चर्चा करते हुए अंततः हम कह सकते हैं कि भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक रूप होता है। पीछे भाषा के अभिलक्षण तथा भाषा की परिभाषा में कुछ अल्प विशेषताओं की ओर भी हमने संकेत किया है।